एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान। अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? जी हां, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों यह खतरे की घंटी है? कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है? इंडिया आगे क्यों नहीं है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच गया और यह इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं, बाकायदा एक एक पॉइंटर के जरिए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर आ गया, उसके पीछे की वजह है MiG-21 विमान। खबर आ रही है कि MiG-21 विमान के दो स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, यानी कि दो स्क्वाड्रन लगभग 38 से 40 विमान अक्टूबर में एयरफोर्स के बेड़े से हटाए जाने वाले हैं। यह खबर आ रही है। तो MiG-21 के जाने से क्या होगा यह समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना में MiG-21 फाइटर प्लेन का करीब 6 दशक का सफर अब खत्म हो रहा है। सोचिए कितने पुराने ये प्लेन रहे हैं। 1960 के दशक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से MiG-21 का नाम शुमार किया जाता से तकनीक बढ़ी और एडवांस्ड फाइटर जेट आ गए। MiG-21 के एयरफोर्स से विदाई के बाद भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना, 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। अक्टूबर में ये MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 29 रह जाएंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर अब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक है। अब भारत से पाकिस्तान के साथ जो भयावह हो रही है ना, बराबरी हो रही है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो बराबरी है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? इसकी वजह है पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानिए। इंडिया अलग है। इंडिया के 2 दुश्मन हैं, 2 फ्रंट्स पे। एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ चीन, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए। हमेशा पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है, हर वॉर में देता है, पीछे से देता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, हम सबने देखा है। तो पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है और पाकिस्तान के पास तो मैंने आपको बता दिया 25 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। 2 महीने में भारत के पास, यानी कि अक्टूबर में भारत के पास 522 लड़ाकू विमान होंगे, 522। वहीं पाकिस्तान के पास 450 और चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान। इंडिया के पास कितने मैंने बताया आपको, 522 और इधर चीन के पास 450 और 1200 चीन के हो गए। पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए? 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। जंग जैसी स्थिति में भारत को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास तो कुल मिलाकर 550 विमान बाकी हैं, फाइटर जेट की बात हो रही है। और इधर इन दोनों के पास मिलकर, हमारे दोनों दुश्मनों के पास मिलकर कितने हो गए? 1650। तो दोनों फ्रंट्स पे भारत के लिए मुश्किल है। अब ये जो गिरावट हुई, इस गिरावट की एक बड़ी वजह है MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स को धीरे धीरे हटाया जाना। हटा रहे हैं इसीलिए कम हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी 2 MiG-21 स्क्वाड्रन को इस साल के अंत तक रिटायर कर देगी। ये विमान दशकों से सेवा में थे, लेकिन अब इतने पुराने हो चुके हैं कि तकनीकी रूप से ये कमजोर पड़ गए हैं। इस वजह से इनको रिटायर किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई क्यों रिटायर कर रहे हो, अगर वैसे ही कम है तो और कम क्यों कर रहे हो? तो भाई तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं, इस वजह से भी, और बहुत पुराने भी हो गए, 6 दशक हो गए, तो रिटायर होना जरूरी है।
दिक्कत यह है कि जितने पुराने जहाज बाहर जा रहे हैं, उतने नए जहाज उतनी तेजी से आ नहीं रहे हैं। जा तो रहे हैं, हम रिटायर तो करते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर 50 को रिटायर कीजिए तो 50 नए भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। इस वजह से दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है भारत के लिए। उनके नजरिए से मैं बात कर रहा हूं कि भारत के लिए दिक्कत क्यों बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने साफ कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि हर साल कम से कम 40 नए फाइटर जेट्स भारत को चाहिए होंगे ताकि हमारी वायुसेना की ताकत बनी रहे। लेकिन ऐसा मौजूदा हालातों को देखकर यह जो लक्ष्य है यह हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए चिंता भारत की और बढ़ जाती है। 2015 में यह जो 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सौदा होना था, अगर वो हो जाता, 126 हमें एयरक्राफ्ट मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये 126 एयरक्राफ्ट मिलने के सौदे को रद्द करने से बहुत बड़ा अंतर आया। यह सौदा रद्द हो गया था। तो उसके बाद हुआ क्या, हिंदुस्तान को एक तरीके से 126 फाइटर जेट्स कम मिले। फ्रांस से फिर 36 राफेल भारतीय वायुसेना के पुराने लड़ाकू बेड़े को देखते हुए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थे। 36 ही राफेल लिए गए, लेकिन जो भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है उसको देखते हुए पर्याप्त थे नहीं। सिर्फ 36 से क्या होगा, डील आपकी 126 की एक तरीके से कैंसिल हुई है और लिए आपने 36 हैं, तो कैसे बैलेंस बैठेगा। वहीं भारत ने 26 और राफेल का ऑर्डर दिया है। ये प्लेन नेवी के लिए होंगे, लेकिन अभी तो ये ऑर्डर दिया है ना, आएंगे कब, हमारे पास मौजूदा कब होंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की योजना है, लेकिन इस पर कोई भी प्रगति अभी नहीं हुई है। वहीं मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती इंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अब तक अपना इंजन क्यों नहीं बना पाया है। उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं कि भाई भारत अपना इंजन बना ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर ही आप लड़ाकू विमान बनाते रहो, पार्ट्स बना लो। लेकिन मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती है इंजन। भारत अब तक कोई ऐसा फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है जो वायुसेना के मानकों पर खरा उतर सके, जो वायुसेना को चाहिए वो मानक स्थापित कर सके। भारत ऐसा कोई फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है। हालांकि कावेरी इंजन नाम का एक प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो भी टाइम फिक्स हो गया, फेल हो गया। फाइटर जेट का इंजन बनाना क्योंकि बहुत जटिल काम है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या जटिल काम है, इसमें हजारों पार्ट्स होते हैं और उन्हें जबरदस्त गर्मी और दबाव झेलना होता है, क्योंकि फाइटर जेट जिस स्पीड से उड़ता है तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसकी तकनीक बहुत हाईटेक होती है और इसमें अरबों डॉलर की लागत भी आती है। इंजन के कुछ हिस्से जैसे कंबशन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड को बनाने के लिए एक खास तरह की सामग्री की जरूरत होती है, जिसे एडवांस सिरेमिक्स कहा जाता है। अब दिक्कत क्या है, ये जो एडवांस सिरेमिक्स है ये क्या हम बना सकते हैं, हमारे पास है? भारत में इस फील्ड में रिसर्च और टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से भी हम नहीं बना पाते हैं। यहां तक कि जो सिरेमिक कोटेड इलेक्ट्रोड ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काम आते हैं वो भी भारत खुद नहीं बना पाता है, इंपोर्ट करता है। क्या करेंगे आप फिर, आपके पास तकनीकी नहीं है, आपके पास वो सामान ही नहीं है। अब ऐसे में लड़ाकू विमान के लिए जरूरी हाईटेक इंजन बनाना भारत के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वजह से भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी हमारे वायुसेना के बेड़े में ज्यादा विमान नहीं है। अब फिर एक और सवाल ये कि फिर क्या ड्रोन भविष्य का समाधान है? क्या हमारे पास वायुसेना की ताकत थोड़ी कम है, यह देखते हुए कि चीन पाकिस्तान मिलकर कितनी है, तो क्या हम ड्रोन बढ़ाकर इसको बराबर कर सकते हैं? क्या ड्रोन समाधान है, विकल्प हैं? तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए लड़ाकू विमान और युद्धपोत जैसे बड़े सैन्य उपकरण धीमे धीमे निरर्थक होते जा रहे हैं। यह कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। यूक्रेन ने रूस जैसे बड़े देश को ऐसे ही उसके दांत खट्टे नहीं कर दिए। यूक्रेन ने रूसी आक्रामकता के खिलाफ अपने युद्ध में ड्रोन के जरिए बहुत शानदार, बहुत अद्भुत काम किया है। उसने रूसी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को यूएवी से यानी कि ड्रोन से मार गिराया है, और जिनकी कीमत एक जेट की कीमत के एक अंश के बराबर होती है। सोचिए, कहां एक प्राइवेट जेट, ये फाइटर जेट, और कहां ये ड्रोन एक अंश के बराबर है उसके, लेकिन एक ड्रोन से रूस के फाइटर जेट्स को मार गिराया है।
यूक्रेन के ड्रोन्स ने। तो कौन ज्यादा फायदे में हुआ? जाहिर सी बात है यूक्रेन। यूक्रेन इस साल 40 लाख ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। आपको पता है 40 लाख क्यों करेगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ज्यादा फाइटर जेट्स पे पैसे मत खर्च करो, ड्रोन बनाओ और उनके फाइटर जेट, दुश्मन के फाइटर जेट उड़ाओ। तो 40 लाख का मैंने आपको बता दिया ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। अब भारत के जो सशस्त्र बलों की तरफ से कहा गया है, भारत के सशस्त्र बलों ने और भी अधिक ड्रोन इस्तेमाल करने की बात कही है। जानकार बताते हैं कि भारत का रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र जो है यूक्रेन से बहुत अलग है। हमारी सीमाएं अलग हैं, सामरिक दृष्टि से हमारी सीमाएं, हमारी ताकत, सामने वाले की ताकत, दुश्मन से हमारी ताकत, वो थोड़ी अलग है, चीजें अलग है। इसके अलावा लड़ाकू विमान एक ऐसी भेदक और आक्रामकता प्रदान करते हैं जो ड्रोन नहीं दे सकते, वो ताकत ड्रोन नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है फिर आपको फाइटर जेट लेने ही पड़ेंगे। इसलिए वास्तविकता यह है कि फाइटर प्लेन के मामलों में भारत पाकिस्तान लगभग बराबरी पर आ गए हैं। कम सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारों की तादाद में भारत को पीछे छोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का रिएक्शन। ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये C-130 हरकुलिस की तस्वीर है और इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर हर तरफ यही तस्वीर नजर आ रही होगी। इसकी वजह क्या है कि यह इस वक्त वायरल हुई है, वो बहुत अहम है। अब दूसरी तस्वीर देखिएगा, यह तस्वीर है JF-17 थंडर की। यह भी इस तस्वीर के साथ हर जगह इस वक्त वायरल है और ये दोनों तस्वीरें मेरी और आपकी इज्जत, आन और शान हैं। ये तस्वीरें दोनों यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की फजाओं की और वहां की एयरपोर्ट्स की हैं। अब दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तानी तैयारों को एक बड़े एयर शो के लिए वहां पर बुलाया गया था और 30 से ज्यादा मुल्कों को वहां पर दावत दी गई कि वो अपने तैयारों को वहां पर लेकर आए और अपनी फन्नी सलाहियत का मुजाहरा करें, पूरी दुनिया जान सके कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, किस किस्म के उनके पायलट्स हुनर रखते हैं। वहां भारत को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये वो जोरदार तमाचा था जो भारत, किसी जमाने में आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान के बारे में किसी मुल्क में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। तो ये है पूरी दुनिया के लिए रेलिवेंट। ये है हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, जो कि अपने जोरे बाजू पर उस तमाम प्रोपेगेंडे को खत्म कर रहा है, नीस्तो नाबूद कर रहा है, जिसको दहाइयां लगाकर भारत ने हमारे खिलाफ पूरी दुनिया को करने की कोशिश की। जब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, पाकिस्तान ने आसमान चीरकर अपनी गरज सुना दी। यह कोई फैंसी परेड नहीं थी, ना ही दिखावे का कोई मंजर। यह था कौमी गैरत का मुजाहिरा, टेक्नोलॉजी की फतह और दुश्मन के गरूर पर कारी ज़र्ब। कौन कहता है कि हम सिर्फ दिफा करते हैं? हम दुश्मन के जहन में दाखिल होकर उसके ख्वाब चूर चूर कर देते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की रफ्तार, हुनर और दुश्मन शिकन नजरिया, C-130H हरकुलिस की शान, वक्कार और वो तारीखी लम्हा जब दुनिया ने एतराफ किया। ये सिर्फ तैयारी नहीं, ये पाकिस्तान का एक पैगाम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं वो लम्हे जो सिर्फ एक शो के नहीं बल्कि पाकिस्तान की फजाई ताकत की जीत का आलमी ऐलान है। यह है वो कहानी जिसे हर पाकिस्तान को सुनना, देखना और दुनिया को सुनाना है। हम बात करेंगे पाक फजाइया के उस शानदार लम्हे की जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130H ने बरतानिया के आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद जब खित्ते में अस्करी ताकत का तवाजुन ज़ेरे बहस आया, तो पाकिस्तान ने मैदान में सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अमली मुजाहरा करके दुनिया को दिखा दिया कि हमारी फजाई ताकत कोई नारा नहीं, एक नाकाबिले शिकस्त हकीकत है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका शाहकार है, जदीद एवियोनिक्स 4.5 जनरेशन की सलाहियतों और जंगी मैदान में कारगर टारगेटिंग सिस्टम्स के साथ न सिर्फ दुश्मन के ख्वाबों में आ चुका है बल्कि अब मगरबी माहिरीन के दिल भी जीत रहा है। और बात सिर्फ यहां नहीं रुकी। पाक फजाइया का C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे रिवायती तौर पर महज लॉजिस्टिक्स का हिस्सा समझा जाता है, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में दुनिया भर के कितने ममालिक शिरकत करते हैं, यह जान लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ही फिर अगली कहानी शुरू होती है।
नाज़रीन, आलमी सतह पर मुनक्कद किए गए और मुनक्कद किए जाने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में तकरीबन 26 से 30 ममालिक के फजाइया के तैयार करदा तैयारे शिरकत करते हैं। 2025 के शो में 160 से ज्यादा तैयारे दुनिया भर के 26 से ज्यादा ममालिक से आए थे, जबकि 2024 में तकरीबन 30 मुख्तलिफ ममालिक से 248 तैयारों ने हिस्सा लिया था। इस शानदार शो में शिरकत करने वाले ममालिक हर साल एक मुतवाजन मखलूक फहरिस्त के तहत मदऊ किए जाते हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल होते हैं। क्या भारत भी इस आलमी इवेंट में शरीक हुआ था कभी? पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारत इस साल रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में शरीक नहीं था। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 के ऑफिशियल इनवाइटेड नेशंस की लिस्ट में भारत का नाम ही शामिल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिस्र, कतर, स्वीडन समेत तकरीबन 30 ममालिक ने हिस्सा लिया और रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में पाकिस्तान एयरफोर्स बतौर शरीक फोर्स मौजूद थी। भारत का नाम किसी भी रस्मिया दावत या तस्दीक करदा शरीक फहरिस्त में शामिल ही नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को दावत दी गई तो कौन से वो शाहकार थे, किस किस जंगी जहाज को उसमें मदऊ किया गया और किस किस जहाज ने उस इवेंट में शिरकत की और फिर उसमें क्या क्या अचीव किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में 2 अहम जंगी जहाजों की शिरकत रही और इनकी शानदार कारकर्दगी के जरिए आलमी सतह पर इन्होंने अपना लोहा मनवाया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात कर लेते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा जदीद 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल जंगी तैयारा है। JF-17 जेट ने इस शो में पहली बार शिरकत की, जो न सिर्फ फजाई बरतरी बल्कि जमीन पर हमले, इंटेलिजेंस, निगरानी और एवियोनिक्स वॉरफेयर जैसे कई अहम अस्करी मिशन अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस तैयारे की सबसे नुमाया खसूसियत इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्स और रेडार और रेज हैं, जो बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को लॉक और ट्रैक करने की सलाहियत रखते हैं और इसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की सफ में ला खड़ा करते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में हुड, हेलमेट, माउंटेड डिस्प्ले, 5th जनरेशन डिजिटल कॉकपिट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे जदीद फीचर्स शामिल हैं, जो इसे बरतरी बख्शने के साथ साथ दुश्मन के रेडार सिस्टम्स को जैम करने की सलाहियत भी देते हैं। यह तैयारा PL-15 जैसे तवील फासले तक मार करने वाले BVR मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि भारत के राफेल तैयारों के मिसाइल निजाम का भी मौसर तोड़ है। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत भी मौजूद है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का अमली मुजाहरा पाकिस्तान से बरतानिया जाते हुए इस जंगी तैयारे ने करके भी दिखाया, जिसने इसकी जंगी परवाज की मुद्दत और दायरा अमल कई गुना बढ़ा दिया है। तैयारे की कम लागत, तेज तर तैयारी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक निजाम इसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक पुरकशिश दिफाई इंतखाब बनाते हैं। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी पहली आलमी नुमाइश में भरपूर परवाज, चालाक मनूवर्स और ताकतवर थर्स्ट के साथ आलमी माहिरीन को मुतासर किया और स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीती। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने यह अवार्ड जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान की फजाई सनत की सलाहियत को तस्लीम करवा दिया। यह तैयारा सिर्फ एक दिफाई प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल खुद मुख्तारी और स्ट्रेटेजिक विजन का प्रूफ भी है। अब बात करते हैं C-130H हरकुलिस की। यह तैयारा रिवायती लॉजिस्टिक मिशन से आगे बढ़कर इस खास थीम आयरन इन द स्काइज के तहत खास लोरी के साथ पेश किया गया है और इसने अपनी खूबसूरती, रख रखाव और आर्टवर्क की बुनियाद पर कैंकूस डी एलिगेंस ट्रॉफी हासिल की है, जो बेहतरीन तौर पर नुमाया जहाज को दी जाती है। C-130H हरकुलिस एक मल्टी रोल दरमियाने फासले का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जो दुनिया भर की अफवाज में अपनी मजबूती, कारकर्दगी और लचकदार ऑपरेशनल सलाहियतों की वजह से मकबूल है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल C-130H मॉडल खास तौर पर एयरलिफ्ट, एविएशन सपोर्ट, इंसानी इमदाद और खुसूसी मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तैयारे में 4 टर्बो इंजन A-15 T-56 नस्ब हैं, जो इसे मुख्तसर रनवे से उड़ने और उतरने की सहूलत देते हैं। यहां तक कि कच्चे या गैर हमवार मैदानों से भी यह जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 592 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हद परवाज तकरीबन 3800 किलोमीटर तक जा सकती है, जो इसे तवील फासले की तरसील में इंतहाई मौसर बनाती है। यह तैयारा 20,000 किलोग्राम से जायद वजनी कार्गो
या 90 फौजी एहलकारों को एक वक्त में ले जा सकता है और इमरजेंसी में 70 स्ट्रेचर्स और 2 मेडिकल टीम्स के साथ मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। C-130H हरकुलिस जदीद नेविगेशन सिस्टम्स, नाइट विजन और दीगर सहूलियात के साथ निहायत महफूज और मौसर मिशन की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया ने इसे खुसूसी तौर पर इंसानी इमदाद, सैलाब या जलजले के दौरान रिलीफ ऑपरेशंस और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मिशंस में इस्तेमाल। फजाइया के तैयारे C-130 को कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया, जबकि GF-17C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, GF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर सफर किया। GF-17C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। जराये के मुताबिक 18 जुलाई जुमे के बाबरकत दिन सुबह 7:30 पर इस एयर शो का आगाज होता है। अभी मुकाबला शुरू ना हुआ था, सारे ममालिक के जेट्स अपनी अपनी मुकर्रर शुदा बेसिस में खड़े थे, मगर पाकिस्तानी बेस पर पाकिस्तानी जेट्स को देखने के लिए दुनिया का समंदर उमड़ आया। सबकी नजरें खास पाकिस्तानी जेट्स की एंट्री और डिस्प्ले पर ही टिकी हुई थी। फ्लाइंग डिस्प्ले 11:30 पर शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। दूसरे दिन 19 जुलाई को इस शो का दौरानिया सुबह 10 बजे से रात 7:30 बजे तक रहा। 30 ममालिक अपने अपने जेट्स की शानदार नुमाइश पेश करते रहे, मगर पाकिस्तानी जेट्स ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में सबको पीछे छोड़ दिया। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर लगाई गई मुनफरिद शहनशाही लाइब्रेरी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। 2 रंगों पर मुश्तमिल खाका निगारी और पाकिस्तानी परचम की टेल इसे दूर से पहचानने और काबिल रश्क बना रही थी। याद रहे कि ये GF-17 की बरतानिया में पहली उड़ान थी। पहली बार बरतानिया की फजा किसी फाते तैयारे की काबिल दीद परवाज पर नाज कर रही थी। इसकी पहली फजाई नुमाइश देखने के लिए शायकीन की बेताबी उनकी आंखों से साफ जाहिर थी। PAF के GF-17 के जरिए फिजाई टैंकर के साथ इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग ने इनकी अमली सलाहियतों को नुमाया कर दिया और दिफाई माहिरीन की दिलचस्पी को खूब बढ़ा दिया। सबसे हैरान कुन बात इस शो में भारत की गैर मौजूदगी थी। पूरी दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि भारत की इस एयर शो में बड़े मिलिट्री एविएशन शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तान ने ऐसा थंडर गिराया कि सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि आलमी एजाज भी जीत लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने। ये ऐसा ही था जैसे किसी मोहल्ले की गली में अचानक कोई कमाल सुर में गीत गाए और सबके कान खड़े हो जाएं कि ये कहां से मधुर आवाज सुनाई दे रही है। उधर GF-17 उड़ रहा है, उधर दाद बरस रही थी और कुछ हमसाए हैरत में गुम थे। रॉयल एयर शो में जहां बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी तैयारे अपने चमक दिखा रहे थे, वहीं पाकिस्तानी पायलट्स ने सिर्फ 7 मिनट में ऐसा फजाई आर्ट परफॉर्म किया कि सब हैरान रह गए। वहां का मौसम ही बदल गया और फिर पाकिस्तान के जदीद JF थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे ने स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी जीत ली। इनाम तैयारे के खुसूसी रंगों, रोगन और टेक्निकल फ्लाइट परफॉर्मेंस के एतराफ में दिया गया। JF-17 ने पहली बार रियाद में परवाज की और माहौलियाती फ्लाइट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए बिला तवक्कुफ बरतानिया का सफर भी मुकम्मल किया। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे ने एलिगेंस कॉन्कोर्स डी ट्रॉफी अपने नाम की। इसे शो में बेहतरीन हालत, खूबसूरती, खुसूसी रंग और मुकम्मल देखभाल के लिए मुंतखब किया गया। इसे मखसूस आइज इन द स्काइज थीम के मुताबिक रंगा गया, जबकि यही खुसूसी रंग ही उसकी तारीफ का बाइस बना। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने PAF टीम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौमी परचम की सरबुलंदी हमेशा पाकिस्तान एयर फोर्स का तुर्रा इम्तियाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस कामयाबी पर PAF को मुबारकबाद दी और उसको कौमी वक़ार की अलामत करार दिया। ये PAF के रियाट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला है, जिसमें इसने 2006, 2016 और 2018 में भी इनामात जीते थे। JF थंडर ब्लॉक 3 जदीद खुसूसियात से आरास्ता है, जैसे AESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और BVR मिसाइल सिस्टम, जो इसे एक मौसर मल्टी रोल लड़ाका तैयारा बनाते हैं। ये कामयाबियां PAF की आलमी फजा में हुक्मरानी, फनी महारत, बेहतरीन पेशावराना मयार की अलामत और कौम के लिए बाइस फख्र है।
पाकिस्तान ने बाजी पलट दी, भारत को तैयारों में मात, भारतीय मीडिया चीख उठा, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।